आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में कर रहे थे। आज हम सेक्शन नंबर 10 करेंगे, जिसमें प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आता है, निषेध और प्रतिबंधों के बारे में आता है। आपने याद रखना है कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में किया। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो सेक्शन नंबर 10 में क्या आ जाएगा? प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 181-88 है इंट्रोडक्शन। Under the various enactments in force in this country and also under the international agreements, the transmission of different types of goods by post into or out of India is either totally prohibited or subject to restrictions. भारत में बहुत सारे इनैक्टमेंट हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं, जिनके तहत बहुत सारी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनका प्रसारण भारत के भीतर या भारत के बाहर पूरी तरह से प्रोहिबिट है या फिर वो रिस्ट्रिक्शंस के तहत आता है, प्रतिबंधों के तहत आता है। भारत में बहुत सारी ऐसे इनैक्टमेंट्स या फिर ऐसे अधिनियम या कानून हैं जिनके तहत भारत में आप किसी डाक वस्तु को प्रसारित नहीं कर सकते या उसको भारत के बाहर नहीं भेज सकते या फॉरेन कंट्री से उसको भारत में नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं जिनके तहत बहुत सारी डाक वस्तुओं को प्रोहिबिट माना जाता है कि उनको डाक के माध्यम से भेजा या प्राप्त नहीं किया जाएगा, या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं कि अगर उनको किसी ने भेजना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी, भेजने वाला कौन होगा, प्राप्त करने वाला कौन होगा, या उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगेगा या किस तरह से उनको पैक करना है। तो और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और भारत के विभिन्न इनैक्टमेंट्स के अनुसार डाक वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती हैं। सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस अप्लाई इन फॉरेन कंट्रीज। इसके अलावा इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस फॉरेन कंट्रीज में भी अप्लाई होती हैं, यानी कि विदेशों में भी डाक वस्तुओं को भेजने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध भी अप्लाई होते हैं कि आप डाक वस्तुओं में क्या सामान नहीं भेजेंगे, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर भेजना है तो कैसे भेजना है, कहाँ के लिए भेजना है, कहाँ के लिए नहीं भेजना है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। The post office undertakes no responsibility if postal articles already booked are detained, confiscated or otherwise dealt with according to the law, whether in India or in a foreign country, and no claim for refunds of postage or compensation will be entertained in such cases. इसके अलावा मान लीजिए आप एक डाक वस्तु भेजते हैं और उसमें आप कुछ ऐसा सामान भेज देते हैं जो किसी भी देश के कानून के उल्लंघन में है। मान लीजिए भारत से आपने एक डाक वस्तु भेजी इंग्लैंड के लिए। अब आपने इंग्लैंड के लिए जो डाक वस्तु भेजी, जब वो इंग्लैंड में पहुंचती है तो इंग्लैंड में पाया जाता है कि उस डाक वस्तु में कुछ ऐसा सामान है जो इंग्लैंड के कानून के अनुसार प्रोहिबिट है, यानी कि वहाँ पे उसका प्रसारण निषिद्ध है। तो इस तरह की डाक वस्तुओं को डिटेन कर लिया जाता है या रोक लिया जाता है, या फिर वो देश अपने कानून के अनुसार किस तरह से उसका निपटान करता है, इस चीज़ की जिम्मेदारी डाकघर की बिल्कुल भी नहीं होती है। तो किसी भी देश ने अगर अपने कानून के अनुसार किसी डाक वस्तु को डिटेन कर लिया, जब्त कर लिया या उस तरह का उससे निपटान किया, तो उस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है, चाहे उसे भारत में किया जाए चाहे फॉरेन कंट्री में किया जाए। और इस तरह के आर्टिकल्स के लिए ना तो आपको पोस्टेज चार्जेस का कोई रिफंड मिलता है और ना ही आप कंपनसेशन के लिए कोई आवेदन कर पाएंगे और ना ही आपको कोई मुआवजा यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले निषेध। अब जो हमने इंटरनल की बात की थी वो हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था कि भारत के भीतर किन डाक वस्तुओं को आप नहीं भेज सकते हैं। अगर कुछ डाक वस्तुओं को भेजा जाता है तो उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। अब क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करेंगे कि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिनकी वजह से डाक वस्तुओं को प्रोहिबिट माना जाता है।
प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न होने वाले निषेध 3 तरह के हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनकी वजह से जो निषेध लगाए जाते हैं उनके 3 प्रकार हैं। दोज अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर और कैटेगरी ऑफ द आइटम्स। सबसे पहले एक निषेध है जो डाक वस्तुओं की प्रकृति या श्रेणी की वजह से उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है प्रिंटेड पेपर्स की। अब प्रिंटेड पेपर्स के बारे में हमने क्या कि प्रिंटेड पेपर में किन चीज़ों को भेजने की अनुमति होती है और किन चीज़ों को भेजने की अनुमति नहीं होती है। तो ये क्या आएगा कि आर्टिकल है उसकी कैटेगरी की वजह से उसमें कुछ आप सामान नहीं भेज सकते हैं, तो उसकी कैटेगरी की वजह से उसके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाई गई है। Prohibitions of a general nature intended to ensure safety and to protect postal staff, equipment and other postal articles। फिर कुछ ऐसे निषेध होते हैं जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं ताकि किसी भी डाक घर के कर्मचारी को कोई भी नुकसान ना हो या फिर डाक वस्तुओं या फिर डाक इक्विपमेंट्स को कोई नुकसान ना हो। अब इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने कोई ऐसा सामान भेजा जो किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय के लिए खतरा हो, डाक विभाग के कर्मचारी के लिए खतरा हो, या फिर डाक विभाग के इक्विपमेंट्स के लिए उससे कोई खतरा हो, या फिर पोस्टल आर्टिकल जो उसके साथ भेजे जा रहे हैं उनको कोई खतरा हो, तो इस वजह से कुछ प्रोहिबिशंस लगाई जाती हैं। सर्टेन जर्नल प्रोहिबिशंस हैविंग ब्रॉड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, व्यापक सामाजिक उद्देश्यों वाले भी कुछ सामान्य निषेध होते हैं। तो इन सभी के बारे में अब डिटेल में करेंगे। सबसे पहला है रूल नंबर 190, प्रोहिबिशंस अराइजिंग आउट ऑफ द नेचर और कैटेगरी, श्रेणी या प्रकृति की वजह से उत्पन्न होने वाले निषेध। लेटर्स की बात करें, लेटर्स शुड नॉट कंटेन कम्युनिकेशंस एड्रेस्ड टू पर्सन्स अदर देन द एड्रेसी और पर्सन्स लिविंग विद हिम। हमने लेटर्स के बारे में, हम ये सारी डाक वस्तुओं के बारे में पहले भी कर चुके हैं। अब आपने यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि कौन सा निषेध किस कैटेगरी में आ रहा है। अब ये कौन से निषेध की बात कर रहे हैं, नेचर या कैटेगरी की वजह से लगाया जाने वाला प्रतिबंध, कि कोई भी डाक वस्तु है अगर उसकी श्रेणी ये वाली है तो उसमें ऐसा सामान आपने नहीं भेजना है। तो ऐसे हम अगर लेटर्स की बात करें, लेटर्स शुड नॉट कंटेन कम्युनिकेशंस एड्रेस्ड टू पर्सन other than the addressee or persons living with him। जब भी आपने कोई लेटर में संचार भेजना है, संचार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना है जिसके लिए वो पत्र नहीं भेजा गया है। तो जब भी किसी लेटर में संचार भेजा जाएगा तो किसके लिए भेजा जाएगा, सिर्फ उस लेटर के प्राप्तकर्ता के लिए या उसके साथ रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजा जाएगा। दे शुड नॉट कंटेन ड्यूटीएबल आर्टिकल्स, लेटर में कोई भी शुल्क लगने योग्य सामान नहीं होना चाहिए सिवाय उन देशों को संबोधित पत्रों के जो पत्रों में ड्यूटीएबल सामान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन या कौन सी प्रोहिबिशन है, किसी भी आर्टिकल की कैटेगरी की वजह से उसके ऊपर लगाया जाने वाला प्रतिबंध है कि किसी भी डाक वस्तु में जो कि लेटर पोस्ट है उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं भेजेंगे जो कि प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो। ना ही पत्रों में कोई ड्यूटीएबल सामान होना चाहिए, शुल्क लगने योग्य सामान होना चाहिए सिवाय उन देशों को संबोधित पत्रों के जो ड्यूटीएबल आर्टिकल्स को या ड्यूटीएबल सामान को पत्रों में एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंटेड पेपर्स की बात करते हैं। दीज शुड नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट इन नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस और एनी एनक्लोजर और एनोटेशंस नॉट ऑथराइज्ड। जब भी प्रिंटेड पेपर भेजे जाएंगे इनमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा दस्तावेज नहीं भेजा जाएगा जिसकी नेचर कैसी हो, करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस जैसी हो, यानी कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्तिगत या वर्तमान पत्राचार हो, उसको आप प्रिंटेड पेपर में नहीं भेजेंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स शुड नॉट कंटेन लूज एडवर्टाइजमेंट शीट्स। पंजीकृत समाचार पत्रों में कोई भी लूज एडवर्टाइजमेंट शीट आपने नहीं भेजनी है।
तो ये क्या आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स के बारे में, कि प्रिंटेड पेपर अगर डाक वस्तु है तो उसमें आपने ऐसा सामान नहीं भेजना है जो यहाँ पे बताया गया, और ये हम डिटेल में ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि प्रिंटेड पेपर में क्या नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है कैसे लगाई जा रही है, किसी भी डाक वस्तु की नेचर की या कैटेगरी की वजह से उसके ऊपर लगाई जा रही है। फिर स्मॉल पैकेट्स की बात करते हैं। दीज शुड नॉट कंटेन एनी डॉक्यूमेंट इन नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस। स्मॉल पैकेट में भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें कोई वर्तमान या व्यक्तिगत संचार हो। These should not contain any wire, disk or similar recording media containing a current and personal message। फिर उसके बाद स्मॉल पैकेट्स में कोई भी वायर, डिस्क या इसी तरह का रिकॉर्डिंग मीडिया नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी वर्तमान या व्यक्तिगत मैसेज हो। ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर अप्लाई होती है, स्मॉल पैकेट्स के ऊपर अप्लाई होती है। और रिस्ट्रिक्शन का प्रकार कौन सा है, किसी भी आर्टिकल के ऊपर उसकी नेचर या कैटेगरी की वजह से लगाया जाने वाला निषेध। लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, नेत्रहीन साहित्य में क्या नहीं होना चाहिए। दीज शुड नॉट कंटेन एनीथिंग written in conventional writing or printing or anything other than matter in braille except to the extent authorized। जब भी आपने ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजना है उसमें कुछ भी पारंपरिक तरीके से लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए जो ब्रेली में ना हो। ब्रेल एक लिपि होती है, उस लिपि में ना हो, या अन्य विशेष तरह से उसे तैयार ना किया गया हो जो सिर्फ नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए हो। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में कन्वेंशनल राइटिंग, प्रिंटिंग जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पार्सल्स की बात करें, दीज शुड नॉट कंटेन डॉक्यूमेंट्स हैविंग द कैरेक्टर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस। पार्सल में भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति कैसी हो, वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार जैसी हो। Except when addressed to certain countries, in which case one letter from the sender intended for the addressee of the parcel may be enclosed। ठीक है, तो पार्सल में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो पार्सल में एक सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उस पार्सल के प्रेषक द्वारा सिर्फ पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए भेजा गया हो। उसके अलावा पार्सल में कुछ भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस जैसी हो। और लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो पार्सल में इस तरह के लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उस पार्सल के प्रेषक द्वारा सिर्फ पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए भेजा जाता हो और जिसकी प्रकृति सिंगल रिटन कम्युनिकेशन यानी कि एकल लिखित संचार उसमें हो सकता है सिर्फ पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए। In all cases, they should not contain documents of any nature if exchanged between persons other than the addressee and the sender or those living with them। अब पार्सल में आपने कोई भी दस्तावेज भेजना है तो हमने कर लिया कि इसमें करंट या पर्सनल कोरेस्पोंडेंस की प्रकृति का कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पार्सल में भेजेंगे वो पार्सल के प्राप्तकर्ता या पार्सल के प्राप्तकर्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ दस्तावेज होना चाहिए। उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ दस्तावेज पार्सल में आपको नहीं भेजना है। However, an invoice, dispatch note or advice of a delivery will is always allowed। लेकिन पार्सल में आपको कोई इनवॉइस भेजनी है, डिस्पैच नोट या एडवाइस ऑफ अ डिलीवरी विल भेजना है तो इसकी अनुमति आपको हमेशा रहती है। लेकिन ये चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी होनी चाहिए? इफ़ इट रिलेट्स ओनली टू गुड्स इन द पार्सल एंड इज प्लेस्ड इन एन अनसील्ड एनवलप। ये चीज़ किससे जुड़ी होनी चाहिए? ये चीज़ उस पार्सल में भेजे जाने वाले सामान से जुड़ी होनी चाहिए और इसको आपने एक अनसील्ड एनवलप में रख कर उस पार्सल के साथ भेजना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंश्योर्ड लेटर की बात करते हैं, बीमित पत्र की बात करते हैं। इंश्योर्ड लेटर्स शुड नॉट कंटेन एनीथिंग subject to customs duty when addressed to countries which do not admit dutiable articles in insured letters। बीमित पत्र में शुल्क लगने योग्य सामान नहीं होना चाहिए सिवाय उन देशों के जो बीमित पत्र में इस तरह के सामान को पत्र में स्वीकार करते हैं। जब भी इंश्योर्ड लेटर भेजा जाएगा उसमें कस्टम ड्यूटी वाला कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ देश
पत्रों में कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करते हैं, उस मामले में इंश्योर लेटर्स में ड्यूटीएबल आर्टिकल्स को स्वीकार कर लिया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। तो ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस के बारे में किया, ये कैसे हैं? ये हमने तीन तरह के प्रोहिबिशंस के बारे में किया कि प्रोहिबिशंस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की वजह से उत्पन्न होती हैं, तीन तरह की होती हैं। पहली हमने जो रिस्ट्रिक्शन है या पहली जो प्रोहिबिशन है उसके बारे में कर लिया कि जो वस्तुओं की प्रकृति या श्रेणी की वजह से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 191, प्रोहिबिशंस इंटेंडेड टू एंश्योर सेफ्टी। ऐसे निषेध जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। It is prohibited to include in all types of foreign postal articles any article which by their nature or their packing may expose officials to danger or soil or damage other postal articles or which may damage postal equipment. सभी प्रकार की विदेशी डाक वस्तुओं में, चाहे वो पत्र डाक वस्तुएं हो चाहे वो पार्सल डाक वस्तुएं हों, जितने भी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल होंगे, इनमें आप कोई भी ऐसा सामान नहीं भेजेंगे जो सामान की प्रकृति या उनकी पैकिंग की वजह से किसी भी पोस्टल ऑफिशियल को नुकसान पहुंचाए, या फिर किसी भी अदर पोस्टल आर्टिकल को उनकी वजह से नुकसान हो, या फिर किसी भी पोस्टल इक्विपमेंट को उसकी वजह से नुकसान हो। तो किसी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल में कोई भी ऐसा सामान नहीं भेजा जाएगा जिस सामान की प्रकृति या उस सामान की पैकिंग की वजह से किसी भी पोस्टल ऑफिशियल को कोई खतरा पैदा हो, या फिर किसी भी अन्य पोस्टल आर्टिकल को नुकसान हो, या फिर किसी भी पोस्टल इक्विपमेंट को नुकसान हो। दिस इंक्लूड्स शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, नुकीले उपकरण आ जाएंगे जिन्हें ठीक ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया गया हो। अगर कोई भी आपने शार्प इंस्ट्रूमेंट भेजना है और उसको सही से प्रोटेक्ट नहीं किया है तो किसी भी डाक घर के कर्मचारी को उससे चोट लग सकती है, अदर आर्टिकल जो उसके साथ भेजे गए हैं उनको नुकसान हो सकता है, या फिर डाक को हैंडल करने के लिए जिन पोस्टल इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है उनको नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे पास कौन सी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी? एंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए जाने वाले निषेध कि इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं भेजना है जिसकी वजह से किसी भी डाकघर के कर्मचारी को कोई चोट लगे या अन्य डाक वस्तुओं या पोस्टल इक्विपमेंट्स को कोई नुकसान पहुंचे। It is prohibited to include in all types of foreign articles explosive, inflammable, dangerous, filthy, noxious, deleterious or radioactive substances. Perishable biological substances are however permitted as letters under the conditions prescribed for these in section number 4. फिर उसके बाद किसी भी तरह की डाक वस्तु में कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं भेजा जाएगा, कोई भी विस्फोटक नहीं भेजना है, कोई भी इन्फ्लेमेबल सामान नहीं भेजना है, डेंजरस सामान नहीं भेजना है, फिल्थी, नोक्शियस, डिलीट्रिशियस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को नहीं भेजना है। बाकी आपने सेक्शन नंबर 4 कर लिया है। सेक्शन नंबर 4 में जैसे प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के बारे में हमने किया था कि कैसे उनको भेजना है, या किस तरह से भेजा जाएगा, कौन भेज सकता है, किसके लिए भेजा जाएगा और पैकिंग कैसे करनी है। उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कोई भी सामान डाक के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये खतरनाक हो सकता है कि आप कोई एक्सप्लोजिव भेज रहे हैं और विस्फोट कोई हो जाता है तो सभी को नुकसान होगा। कोई ज्वलनशील पदार्थ भेजा है, अगर उसको आग लग जाए तो सभी को नुकसान होगा। कोई खतरनाक सामान नहीं भेजना है, फिल्थी, नोक्शियस, डिलीट्रिशियस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह निषेध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। It is prohibited to include in all types of foreign articles living creatures except the following. फिर उसके बाद सभी विदेशी डाक वस्तुओं में लिविंग क्रिएचर्स को भेजना भी प्रोहिबिट माना जाता है, यानी कि जीवित जानवर आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। सिर्फ आप बीज, लीचेस और सिल्क वॉर्म्स को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। मधुमक्खियाँ, जोंक और रेशम के कीड़े, इन सबको डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर
डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लिविंग क्रिएचर डाक के माध्यम से भेजा जाएगा या नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि लिविंग क्रिएचर डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाते हैं और ये किस प्रोहिबिशन के अंडर आता है। तो आपने वहां पे जवाब देना है कि टू एंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं, निषेध लगाए गए हैं, उसके तहत ये चीज आती है कि आप किसी भी डाक वस्तु में कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं भेजेंगे। पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नोक्शियस इंसेक्ट्स intended for insect control may be sent by letter post, provided that they are exchanged only between officially recognized institutions and the senders। फिर उसके बाद कोई पैरासाइट है, परजीवी या फिर नोक्शियस इंसेक्ट, जो भी आपके खतरनाक या हानिकारक कीड़े होते हैं, उनको नष्ट करने वाले इंसेक्ट कंट्रोल पत्र डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि उनको सिर्फ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड सेंडर्स के बीच में ही आदान प्रदान किया जाएगा। तो कोई भी आपके कीट नियंत्रण के लिए जो हानिकारक कीड़ों के परजीवी हैं या फिर कोई भी विध्वंसक है, यानी कि उनको ख़त्म करने वाली कोई चीज़ है, उसको डाक के माध्यम से या लेटर पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और सेंडर्स के बीच में ही भेजा जाएगा। It is prohibited to transmit articles of value like coins, bank notes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, gold or silver, and articles made partially or wholly thereof, precious stones, jewelry in uninsured articles। फिर आप uninsured articles में बिना बीमे वाले लेखों में सिक्के नहीं भेज सकते, बैंक नोट, करेंसी नोट या कोई सिक्योरिटीज जो किसी बेरर को देनी है, गोल्ड या सिल्वर या इसी तरह का और कोई सामान डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। यानी कि कोई भी कीमती सामान अनइंश्योर्ड आर्टिकल में नहीं भेजा जाएगा। तो ये भी कौन से प्रोहिबिशन में आता है? सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अब यहाँ पे कौन सी सुरक्षा आ जाएगी? आपके सामान की सुरक्षा, कि अगर आपने कोई कीमती सामान डाक के माध्यम से भेजना है, उस सामान की सुरक्षा रहे, इसलिए आप उसको अनइंश्योर्ड आर्टिकल में नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 192, प्रोहिबिशंस इंटेंडेड फॉर सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ विशेष उद्देश्य से लगाए जाने वाले निषेध। It is prohibited to include in all types of foreign postal articles opium, morphine, cocaine and other narcotics। सभी प्रकार की विदेशी डाक वस्तुओं में अफीम, मोरफिन, कोकीन या अन्य नशीले पदार्थों को शामिल करना प्रतिबंधित है। यानी किसी भी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल के माध्यम से आप ओपियम, मोरफिन, कोकीन या इस तरह का और कोई नशीला पदार्थ नहीं भेज सकते हैं। और ये किस उद्देश्य के तहत लगाया गया निषेध है? कुछ विशेष उद्देश्य के तहत लगाए जाने वाले निषेधों के अंडर ये आता है। दिस प्रोहिबिशन डज नॉट अप्लाई टू कंसाइनमेंट्स sent in insured boxes and parcels for medicinal and scientific purposes if the country of destination admits them। लेकिन ये जो निषेध है कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? जहाँ पे कंसाइनमेंट या खेप जिसके अंदर आप ऐसा सामान भेज रहे हैं वो इंश्योर्ड बॉक्सेस या इंश्योर्ड पार्सल्स में भेजी जाती है मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि इंश्योर्ड बॉक्स में, इंश्योर्ड पार्सल में किसी के लिए भेज देनी है ताकि वो इनका सेवन कर सके। ये सिर्फ मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भेजी जाएगी अगर डेस्टिनेशन कंट्री इस तरह की वस्तुओं को स्वीकार करती है। Postal articles containing indecent or obscene printing, painting, lithograph, engraving or book or card, and articles having thereon or on the cover thereof any birds, marks or design of an indecent, obscene, scurrilous, seditious, threatening or grossly offensive character are not admit for transmission by foreign post। तो ये हमने इंग्लैंड पोस्ट में भी किया था कि इस तरह का सामान आप अंतर्देशीय डाक में भी नहीं भेज सकते। इसके अलावा फॉरेन पोस्ट में भी इस तरह का सामान नहीं भेजा जाएगा। किसी भी डाक वस्तु में ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जो इंडिसेंट या ऑब्सीन हो, अभद्र या अश्लील हो, चाहे वो कोई प्रिंटिंग हो, पेंटिंग हो, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक या कार्ड हो। यानी कि कुछ भी प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक या कार्ड ऐसा नहीं भेजा जाएगा जिसके ऊपर कुछ भी इंडिसेंट या ऑब्सीन हो।
इसके अलावा कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर या जिसके कवर के ऊपर कोई ऐसे वर्ड या शब्द हो, मार्क या डिजाइन हो जो इंडिसेंट, ऑब्सीन, स्कुरलस, सेडिटिशियस, देशद्रोही वाले, थ्रेटनिंग, धमकी भरे, ग्रोसली ऑफेंसिव करैक्टर यानी कि आपत्तिजनक चरित्र वाले हों, इन सबको भी फॉरेन पोस्ट के माध्यम से ट्रांसमिशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये प्रोहिबिशन किसके अंडर आती है? प्रोहिबिशंस इंटेंडेड फॉर सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के तहत आती है। फिर आगे चलते हैं प्रोहिबिशंस राइजिंग आउट ऑफ इंटरनल लेजिस्लेशंस, आंतरिक कानून में दिए गए निषेधों के बारे में। A number of enactments govern the import and export of articles from and to foreign countries. फॉरेन कंट्री को भेजने के लिए या फॉरेन कंट्री से भारत में लाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे इनैक्टमेंट लागू होते हैं, ठीक है, जिनका भारत में भी अगर आपने कोई डाक वस्तु भेजनी है, क्या उसका प्रसारण करना है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे इनैक्टमेंट लागू होते हैं। यानी कि बहुत सारे इनैक्टमेंट या बहुत सारे अधिनियम डाक वस्तुओं के आयात या निर्यात पर लागू होते हैं। फॉरेन कंट्री से आपने डाक वस्तु भेजनी है या फॉरेन कंट्री से प्राप्त करनी है, उसके ऊपर बहुत सारे इनैक्टमेंट लागू होते हैं भारत में। और इसके अलावा अगर भारत में डाक वस्तुओं का प्रसारण करना है, उसके ऊपर भी इनैक्टमेंट लागू होते हैं। अब कुछ इनैक्टमेंट या फिर कुछ अधिनियम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट एंड रूल्स फ्रेम देयर अंडर, भारतीय डाकघर अधिनियम और उसके तहत लगाए गए नियम। फिर कस्टम कंट्रोल एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट या एक्ट हैं जिनके तहत भारत में डाक वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण किया जाता है या भारत से बाहर डाक वस्तुओं को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है या फॉरेन कंट्री से भारत के लिए उनको इंपोर्ट किया जाता है। तो जो भी डाक वस्तुएं भारत के बाहर भेजी जाती हैं या भारत के बाहर से भारत में प्राप्त की जाती हैं या भारत के भीतर जिनका प्रसारण किया जाता है, उनको बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो नियंत्रित करते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम यहाँ पे दे रखे हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है, कस्टम एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है। There are other enactments also intended to restrict or control import or import of certain material to protect human, animal and plant health. फिर उसके बाद human, animal या plant health के उद्देश्य से भी कुछ मटेरियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं या फिर उनको प्रोहिबिट किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 194 है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने किया कि कुछ इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिनके तहत डाक वस्तुओं का आयात या निर्यात या भारत के भीतर उनका प्रसारण नियंत्रित किया जाता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। Anything which is prohibited for transmission in the inland post in journal is also prohibited from being sent or received by foreign post. कोई भी ऐसा सामान जिसे अंतर्देशीय डाक में प्रोहिबिट माना जाता है, यानी कि हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में अंतर्देशीय डाक के माध्यम से किन डाक वस्तुओं को नहीं भेजना चाहिए जो हमने पढ़ा था क्लोज नंबर 202 में, वो सेम चीज़ फॉरेन पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। अंतर्देशीय डाक में जिन डाक वस्तुओं के प्रसारण को प्रोहिबिट माना जाता है, फॉरेन पोस्ट में भी उन डाक वस्तुओं को निषिद्ध माना जाएगा। The others are listed below. इसके अलावा और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कौन कौन सी प्रोहिबिशंस हैं। एक तो ये हो जाएंगी इनलैंड पोस्ट वाली, जितनी भी हमने प्रोहिबिशंस के बारे में किया था वो फॉरेन पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। उसके अलावा और कौन कौन से प्रोहिबिशंस या निषेध इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू सेंड और रिसीव एनी टिकट, प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी or any other matter descriptive of or otherwise relating to a lottery। सबसे पहले कोई भी आपने डाक टिकट को भेजना नहीं है या प्राप्त नहीं करना है। डाक टिकट नहीं, कोई भी टिकट या कोई भी प्रपोजल या कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी टिकट, कोई भी प्रपोजल या कोई भी विज्ञापन जो लॉटरी से संबंधित है उसको ना तो भेजना है और ना ही प्राप्त करना है। फॉरेन पोस्ट के माध्यम से आप किसी भी ऐसे टिकट, प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट को ना भेजेंगे ना प्राप्त करेंगे जो किसी लॉटरी से संबंधित है, या कोई ऐसा मैटर या फिर ऐसा कोई सामान जो किसी भी व्यक्ति को लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए
क्या करता है, प्रलोभित करता है। विच इज सर्कुलेटेड टू एक्ट एन एज एन इंड्यूसमेंट टू पर्सन टू पार्टिसिपेट इन दैट लॉटरी, या फिर कोई भी ऐसा सामान जो लॉटरी से संबंधित है और किसी भी व्यक्ति को उस लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए प्रलोभित करता है। एक्सेप्ट वेयर द लॉटरी इज ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस फैक्ट इज इंडिकेटेड विद फुल पर्टिकुलर्स ऑन द कवर अलोंग विद द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है? ऐसी लॉटरी जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज किया जाता है वहां पर यह प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होती है। लेकिन इस मामले में आपको जिस भी आप कवर में इस लॉटरी से संबंधित सामान को भेजेंगे, फुल पर्टिकुलर उस आर्टिकल के कवर के ऊपर दिए जाएंगे और सेंडर का नाम और पता भी उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। It is prohibited to send any newspaper printed and published in India without conforming to the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए अगर किसी भी न्यूज़पेपर को प्रिंट या पब्लिश किया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो उस न्यूज़पेपर को प्रोहिबिट माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा। कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जिसे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिंट और पब्लिश नहीं किया जाता है उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा। It is prohibited to send or receive any newspaper, book or document containing any seditious matter, that is to say any matter the publication of which is punishable under section 124A of Indian Penal Code। इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी सेडिटिशियस मैटर हो, देशद्रोही भरा कुछ भी सामान हो, देशद्रोह वाला कोई भी सामान किसी भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट में आपने ना भेजना है ना ही प्राप्त करना है, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। और ये किसके तहत पुनिशेबल की बात की है, किसके तहत दंडनीय अपराध की बात की है? इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 124A के तहत जिस चीज़ के लिए आपको सज़ा मिल सकती है वो चीज़ क्या है? किसी भी डाक वस्तु में कोई ऐसा न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट भेजना या प्राप्त करना जिसमें कुछ भी सेडिटिशियस मैटर हो, देशद्रोही वाला कोई भी सामान हो। It is prohibited to send an article having on it or on the cover any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order, or which is in furtherance of aim of a political party or organization, or which tends directly to cause loss or injury to any community or class of persons whatsoever। इसके अलावा क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा मैटर या कोई भी ऐसा सामान जो कानून और व्यवस्था के रख रखाव के विरुद्ध हो, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर या जिसके कवर के ऊपर कोई भी ऐसा मैटर हो जो कानून और व्यवस्था के रख रखाव के विरुद्ध हो, इस तरह के आर्टिकल को भी डाक के माध्यम से ना भेजा जाएगा ना ही प्राप्त किया जाएगा। फिर उसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी संगठन है, उसके जो भी उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ाने वाला कोई भी आपने सामान या मैटर डाक के माध्यम से नहीं भेजना है, या कोई भी ऐसा सामान जिसकी वजह से किसी भी कम्युनिटी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को कोई भी लॉस या इंजरी हो, यानी कि उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए या उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। It is prohibited to send an article having on it or on the cover any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender। फिर किसी भी ऐसे डाक वस्तु को डाक के माध्यम से भेजना प्रोहिबिट है जिस डाक वस्तु के ऊपर या जिस डाक वस्तु के कवर के ऊपर किसी भी ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो कि क्या है, एक घोषित अपराधी है। तो किसी भी डाक वस्तु के ऊपर या डाक वस्तु के अंदर आपने कोई भी ऐसा सामान नहीं भेजना है जिस सामान के ऊपर किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, उसका चित्रमय प्रतिनिधित्व हो, यानी कि उस व्यक्ति का चित्र हो। ऐसा कोई भी सामान आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। और हु हैज़ बीन कन्विक्टेड
of an offense punishable under chapter 6 of Indian Penal Code or defense of Indian rules, or who has been directed to be detained under the provisions of rule 26 of said rule, या फिर उसके बाद जिसे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 या भारतीय रक्षा नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, यानी कि वहां पे वो दोषी साबित हुआ हो, या उक्त नियमों के नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने के उसको निर्देश दिए गए हों, यानी कि उसको डिटेन करने के निर्देश दिए गए हों, तो इस तरह के व्यक्ति का कोई भी अगर चित्र में प्रतिनिधित्व है, वो किसी भी डाक वस्तु के अंदर आपने या उसके कवर के ऊपर नहीं भेजना है। It is prohibited to send an article which has anything written, printed or otherwise impressed upon or attached to the address side। फिर उसके बाद किसी भी डाक वस्तु के पते वाली साइड कुछ भी लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ या इम्प्रेस किया हुआ नहीं होना चाहिए। विच आइदर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग लाइकली टू बी मिस्टेकन, कुछ भी आपने ऐसा इम्प्रेस या अटैच नहीं कर देना है जो कि डाक टिकट समझे जाने की वजह बने, कि आपने कुछ भी ऐसा चिपका दिया एड्रेस साइड पे जो डाक टिकट समझा जा सकता है, वो डाक टिकट की तरह है और कोई गलती से उसको डाक टिकट समझ सकता है, तो ऐसा आपने कुछ भी किसी भी आर्टिकल की एड्रेस साइड के ऊपर नहीं चिपकाना है, प्रिंट नहीं करना है। और बाय इनकन्वीनियंट प्रोक्सिमिटी टू एनी सच स्टैम्प और बाय टेंडिंग टू प्रिवेंट द इजी एंड क्विक रीडिंग ऑफ द एड्रेस, या फिर डाक वस्तु के ऊपर या पते वाली साइड आपने कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं करना है, कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है, या कुछ भी ऐसा इंप्रेस नहीं करना है जिसकी वजह से उस डाक वस्तु के ऊपर लिखे हुए पते को आसानी से और जल्दी से पढ़ने में कोई भी मुश्किल आए। नेक्स्ट आते हैं, इट इज प्रोहिबिटेड टू सेंड एन आर्टिकल वेयरिंग एनी स्टैम्प दैट वाज एट एनी टाइम बट नॉट करंटली इन यूज फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज और विच हैज प्रिंटेड और अदरवाइज इम्प्रेस्ड ऑन द आर्टिकल और अटैच्ड टू इट or any part of its facsimile, imitation, likeness, reproduction और representation of such stamp। फिर उसके बाद आपने कोई भी ऐसी डाक टिकट किसी भी आर्टिकल के ऊपर नहीं चिपकानी है जो पहले तो उपयोग में थी लेकिन वर्तमान में उसका कोई भी उपयोग नहीं है। इस तरह की आपने आर्टिकल के ऊपर डाक टिकट अगर चिपकाई है तो उसको डाक के माध्यम से भेजना प्रतिबंधित माना जाएगा। रूल नंबर 195 है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के जरिए लगाए गए प्रतिबंध। सेक्शन 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 सरकार को कुछ डाक वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम एक्ट 1962 की कौन सी धारा सरकार को कुछ डाक वस्तुओं को आयात करने से प्रतिबंधित करने पर अधिकार देती है कि वो डाक वस्तुओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं कि इनका आयात नहीं किया जाएगा, तो वो है सेक्शन नंबर 11। रूल नंबर 196 है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के माध्यम से कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। इंक्वायरीज रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस प्रिवलेंट इन इंडिया में बी एड्रेस्ड टू द चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, न्यू दिल्ली। भारत में प्रचलित आयात और निर्यात प्रतिबंधों के बारे में अगर आपको जानना है, आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आयात और निर्यात प्रतिबंध हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक नई दिल्ली को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि उससे आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मैनी गुड्स is required to be covered by a valid license and permits issued by the competent authority। फिर उसके बाद कुछ ऐसी डाक वस्तुएं या कुछ ऐसा सामान होता है जिसको आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो उसके साथ आपको वैलिड लाइसेंस चाहिए होगा, यानी कि उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक वैध लाइसेंस या फिर एक परमिट होना चाहिए जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। Articles which are not included in the Export Control Order 1968, ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में इंक्लूड नहीं किया गया है, आर फ्री फ्रॉम द एक्सपोर्ट कंट्रोल, वो सभी निर्यात
कंट्रोल या नियंत्रण से फ्री हैं। ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में शामिल नहीं किया गया है, वो सारी डाक वस्तुएं एक्सपोर्ट कंट्रोल से फ्री हैं एंड मे बी डिस्पैच्ड बाय पोस्ट विदाउट एनी एक्सपोर्ट लाइसेंस। और ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको डाक के माध्यम से अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह के एक्सपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनको प्रोहिबिट माना जाता है। वो क्या क्या आएंगी? एक्सपोर्ट ऑफ नरकोटिक्स इज प्रोहिबिटेड अंडर द कस्टम एक्ट। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मादक पदार्थों का निर्यात प्रतिबंधित है, यानी कि नरकोटिक्स को आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। हालांकि इस चीज़ के बारे में एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में नहीं है। 1968 का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसमें नरकोटिक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये किसके तहत प्रतिबंधित है? कस्टम एक्ट के तहत इसको प्रोहिबिट माना गया है। द एक्सपोर्ट ऑफ कोयर और कोयर प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड बाय द कोयर बोर्ड एर्नाकुलम। कोयर या कोयर उत्पादों के निर्यात को कोयर बोर्ड एर्नाकुलम द्वारा विनियमित किया जाता है। इस चीज़ को भी एक्सपोर्ट ऑर्डर 1968 में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसको भी क्या माना जाता है? प्रोहिबिट माना जाता है। द एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड नीड्स द सैंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपने क्या करना है? अगर गोल्ड को एक्सपोर्ट करना है, भारत से आपने सोने को बाहर भेजना है, तो इसके लिए आपके पास किसकी सैंक्शन या मंजूरी होनी चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी होनी चाहिए। The export of coffee and tea is regulated by Coffee Board Bangalore and the Tea Board Calcutta under the provisions of the Coffee Act 1942 and Tea Act 1953 respectively। इसके बाद अगर आपने कॉफ़ी या चाय का निर्यात करना है, इनके भारत से कॉफ़ी या चाय आपने फॉरेन कंट्री के लिए भेजनी है, तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है? कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर और टी बोर्ड कलकत्ता के द्वारा किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? तो इसके लिए प्रोविज़न या प्रावधान है कॉफ़ी एक्ट 1942 और टी एक्ट 1953 में। The export of items which are more than 100 years old require the antiquity clearance from the archaeological department of Ministry of Education। फिर उसके बाद 100 वर्ष से पुरानी अगर किसी भी वस्तु का निर्यात करना है तो शिक्षा मंत्रालय के पुरातत्व विभाग से पुरातन मंजूरी लेना आवश्यक होगा। Articles included in Schedule 1 of Exports Order 1968 cannot be exported by parcel post without a license from the ECT authorities except for। निर्यात आदेश 1968 की अनुसूची 1 में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है, उन वस्तुओं को अगर पार्सल पोस्ट के माध्यम से आप फॉरेन कंट्री को भेजना चाहते हैं तो आपके पास ECT अधिकारियों से प्राप्त किया हुआ एक लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन आपने कोई कमर्शियल सैंपल गिफ्ट या फिर कोई भी अनकरंट सिल्वर कॉइन भेजना है तो उसके लिए आपके पास इस तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। पोस्टल आर्टिकल्स कंटेनिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। किसी भी प्रोहिबिटेड आइटम को, निषिद्ध वस्तु को डाक के माध्यम से प्रसारित करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड इफ एनी पोस्टल आर्टिकल इज फाउंड और बिलीव्ड टू कंटेन इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। लेकिन किसी भी डाक वस्तु में कोई भी ऐसा सामान पाया जाता है या किसी डाक वस्तु के ऊपर ऐसा संदेह होता है कि उसमें कोई प्रोहिबिटेड सामान है, देन इट विल बी इंटरसेप्टेड, तो इसे रोक लिया जाएगा और सेंट टू द नियरेस्ट कस्टम कंट्रोलर, और नज़दीकी सीमा शुल्क कलेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। तो किसी भी ऐसे सामान वाले आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो सामान प्रोहिबिट हो। लेकिन अगर उसको गलती से एक्सेप्ट कर लिया जाता है और प्रसारण के दौरान वो पाया जाता है या उसमें ऐसा सामान होने का संदेह है जो प्रोहिबिट है, तो उसको रोक लिया जाता है और नियरेस्ट कस्टम कंट्रोल कलेक्टर को भेज दिया जाता है। रूल नंबर 197 है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम द्वारा प्रतिबंध। इसमें सबसे पहले है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोटों का या मुद्रा नोटों का आयात या निर्यात करना। नो पर्सन इज ऑथराइज्ड एक्सेप्ट विद द जर्नल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना
कोई भी व्यक्ति करेंसी नोट्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकता है। टू ब्रिंग और सेंड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड एनी कॉइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, किसी भी तरह के बैंक नोट या करेंसी नोट या फिर कॉइन भारत से ना तो बाहर भेजे जाएंगे, ना ही फॉरेन कंट्री से भारत में लाए जाएंगे। अगर इनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जर्नल या स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has regulated the import into India of bank notes and currency notes from countries outside India। अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से भारत में बैंक नोट या करेंसी नोट्स को लेकर आना है, इंपोर्ट करना है, इस चीज़ को कौन विनियमित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आपने किसी भी फॉरेन कंट्री से भारत में करेंसी नोट या बैंक नोट इंपोर्ट करने हैं तो इसके लिए कौन इसको नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। द एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से अगर आपने करेंसी नोट्स को एक्सपोर्ट करना है, भारत से फॉरेन कंट्री को आपने कोई भी करेंसी भेजनी है, इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का आयात या निर्यात करना। नो पर्सन इज ऑथराइज्ड एक्सेप्ट विद द जर्नल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जर्नल या स्पेशल परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति सिक्कों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। टू ब्रिंग और सेंड इनटू इंडिया एनी सिल्वर कॉइन विच इज करंट इन नेपाल। कौन से सिक्कों की बात की है? वर्तमान में नेपाल में सिल्वर कॉइन जो प्रचलित होंगे उनको भारत में लाना या भारत से बाहर भेजना। ऐसा करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति के पास उस समय तक नहीं होगी जब तक उसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जर्नल या स्पेशल परमिशन ना हो। The Reserve Bank has permitted any person to bring into India from Nepal silver coins current in Nepal up to the value of Nepalese rupees 20 at any one time। लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है? अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेन कंट्री कौन सी है? नेपाल की बात की है कि वो नेपाल से 20 रुपये तक के नेपाली रुपए भारत में ला सकता है, सिल्वर कॉइन जो भी वहाँ पे प्रचलित होंगे। इसके लिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है नेपाल से 20 रुपये तक के नेपाली रुपीस के सिल्वर कॉइन भारत में ला सकता है। इसके लिए उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। No person is authorized except with the journal or special permission of the Reserve Bank to bring or send into India any silver coins current in the Tibet region of China। चाइना के तिब्बत रीजन में वर्तमान में जिन सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता है उनको भी अगर भारत में लाना है, भारत में उनको लाने के लिए या भारत से उनको भेजने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल या जर्नल परमिशन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आते हैं इंपोर्ट ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। सोने चांदी के आभूषणों या कीमती पत्थरों का आयात या निर्यात करना। कंप्लाइंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 322 1957। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है? सोने के, चांदी के या प्रीशियस स्टोन्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है, इसके लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय संख्या 322/1957 की अधिसूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। ब्रिंग और सेंड इनटू इंडिया ऑन बोनाफाइड ट्रांसफर ऑफ हिज रेजिडेंस टू इंडिया आफ्टर कंटिन्यूअस रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years। और कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत से बाहर लगातार रहने के बाद भारत में अपने निवास स्थान के वास्तविक स्थानांतरण पर कोई भी व्यक्ति ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस स्टोन्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज।
चेक ड्राफ्ट या विदेशी मुद्रा आदि का निर्यात करना, इसके लिए भी आरबीआई ने किसको अनुमति दी है? जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। पर्सन मेंटेनिंग अकाउंट अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ आरबीआई, या फिर आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति अपना अकाउंट मेंटेन करता है वो चेक ड्राफ्ट या फॉरेन एक्सचेंज को एक्सपोर्ट कर सकता है, फॉरेन कंट्री को भेज सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास PP4, ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड बाई पोस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर स्थानों के लिए निर्यात किए जाने वाले सामान नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़कर मस्ट बी अकम्पनीड बाई डिक्लेरेशन इन स्पेशल P4। इनके साथ एक घोषणा होनी चाहिए। घोषणा के लिए विशेष P फॉर्म का यूज किया जाएगा जिसे PP फॉर्म कहा जाता है। काउंटर साइंड बाई आरबीआई और बैंक ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो PP फॉर्म रहेगा इसको आरबीआई के द्वारा या ऐसा बैंक जिसे विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत किया गया हो, आरबीआई या ऐसा बैंक जिसे विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत किया गया हो, उसके द्वारा इसे काउंटर साइन किया हुआ होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा सामान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के बाहर किसी स्थान के लिए आपने भेजना है, नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़कर, उसके साथ एक डिक्लेरेशन या घोषणा होनी चाहिए। घोषणा एक स्पेशल P फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए जिसे हम PP फॉर्म कहते हैं। PP फॉर्म के ऊपर काउंटर साइन होने चाहिए। किसके साइन? या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले किसी बैंक के होने चाहिए। PP फॉर्म शुड नॉट स्टॉक इन पोस्ट ऑफिस बट अवेलेबल फ्रॉम आरबीआई। अब ये जो PP फॉर्म है ये पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 कॉपीज ऑफ PP फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाई सेंडर। जब भी कोई डाक वस्तु भेजी जाएगी उसके प्रेषक द्वारा PP फॉर्म की 3 प्रतियां बनाई जाएंगी। 2 कॉपीज विल रिटर्न टू हिम आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ आर्टिकल। फिर 3 प्रतियों में से 2 प्रतियां आर्टिकल को एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि उस आर्टिकल को डाक के माध्यम से भेजने के लिए स्वीकार करने के बाद 2 कॉपीज प्रेषक को वापस कर दी जाएंगी। इन केस ऑफ VP एंड COD आर्टिकल्स, VP और COD आर्टिकल्स के मामले में ऑल 3 कॉपीज ऑफ स्पेशल फॉर्म्स विल बी रिटेन्ड बाई पोस्ट ऑफिस। ये जो PP फॉर्म की 3 प्रतियां होंगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने पास रखी जाएंगी। PP फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। किन मामलों में PP फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है? वेयर आर्टिकल्स कवर्ड बाई सर्टिफिकेट इशूड बाई आरबीआई और अदर बैंक ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। जहां पर आर्टिकल को एक सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सर्टिफिकेट या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होगा या फिर उस बैंक से होगा जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत हो। अगर इस तरह का आप एक सर्टिफिकेट आर्टिकल के साथ प्रस्तुत करते हैं तो PP फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स लेस देन 50 रुपीज़। ऐसे आर्टिकल जिनका मूल्य 50 रुपये से कम होगा वहां पर भी PP फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। Where articles are dispatched under orders of central government, military, navy, air force and accompanied by certificate that articles do not involve any transaction in foreign exchange। जहां पे आर्टिकल को किसके आदेशों के तहत प्रेषित किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के आदेशों के तहत डिस्पैच किया जा रहा है और उस आर्टिकल के साथ एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है जिसमें ये बताया गया होगा कि इस आर्टिकल के द्वारा या इस आर्टिकल का विदेशी मुद्रा में कोई भी लेन देन शामिल नहीं है और उसको साइन किया जाएगा किसी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज करने के लिए अधिकृत होगा और इस सर्टिफिकेट को आर्टिकल के बाहर पेस्ट किया हुआ होना चाहिए। वह सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेविंग द PP फॉर्म प्रोसीजर इज प्रोड्यूस्ड। जहां पे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से PP फॉर्म प्रक्रिया को माफ करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर भी PP फॉर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी।
In case VP article, a different form is used obtained from RBI. वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के मामले में एक अलग तरह का PP फॉर्म यूज किया जाता है, ये भी आपको RBI से मिलेगा. However, normal PP form is required if COD और VP वैल्यू लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट. लेकिन आप नॉर्मल PP फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं जहां पे COD या VP की वैल्यू उसके अंदर भेजी जाने वाली सामग्री से कम है. नेक्स्ट होते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स. आभूषणों और कीमती पत्थरों का निर्यात करना. डिक्लेरेशन फॉर्म्स कवरिंग आर्टिकल्स कंटेनिंग ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स आर नॉट काउंटर साइंड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज और RBI ऑफ इंडिया अनलेस फर्स्ट वैल्यूड एंड सील्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज. अगर आपने ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स को भारत से फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है, यहाँ पर बताया गया है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म आर्टिकल को कवर करेगा जिसमें ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स आपके द्वारा भेजे जा रहे हैं, उसको ऑथराइज्ड डीलर जो फॉरेन एक्सचेंज का होगा या RBI के द्वारा उस समय तक काउंटर साइन नहीं किया जाएगा जब तक उस आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स को कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा वैल्यूड नहीं कर दिया जाता, जब तक कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उस आर्टिकल के अंदर भेजे जाने वाली सामग्री का मूल्यांकन नहीं कर दिया जाता और उसको सील नहीं कर दिया जाता, उस समय तक फॉरेन एक्सचेंज के ऑथराइज्ड डीलर या RBI के द्वारा इस तरह के आर्टिकल के साथ भेजे जाने वाले डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर काउंटर साइन नहीं किए जाएंगे. फिर है ब्रीच ऑफ कंडीशंस के बारे में, तो ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं दिया है. तो हर एक आर्टिकल के बारे में ब्रीच ऑफ कंडीशंस की बात हम कर चुके हैं. नॉर्मल कंडीशन में आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर किए जाते हैं या उनको जब्त कर लिया जाता है. ये लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है सेंडर या एड्रेसी के खिलाफ. नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 199. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर. प्रेषक की क्या जिम्मेदारी रहती है. अंडर द UPU कन्वेंशन एंड पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन या पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के अंडर the sender of a postal article containing prohibited goods becomes liable to the same extent as the postal administrations for the damage caused by such an article to other postal articles sent with it. अब मान लीजिए क्या होता है, आपने एक डाक वस्तु भेजी, उसमें कुछ प्रोहिबिटेड सामान आपने भेज दिया, ऐसा सामान भेज दिया जिसको डाक के माध्यम से नहीं भेजना था. अब उस सामान की वजह से अगर बाकी डाक वस्तुओं को कोई नुकसान होता है तो जितनी जिम्मेदारी डाक प्रशासन की होगी उतनी ही जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो प्रोहिबिटेड सामान वाले आर्टिकल को भेजता है. The acceptance of article for posting does not absolve the sender of this responsibility. अगर डाक वस्तु को प्रेषित करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये प्रेषक को जिम्मेदारी से छूट नहीं देता है कि आप इस जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाएंगे कि आर्टिकल की वजह से अगर बाकी आर्टिकल्स को नुकसान होता है तो वो सिर्फ डाक विभाग की जिम्मेदारी होगी, आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी से छूट नहीं मिलती है. अगर आपके द्वारा भेजे गए आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिटेड सामान है, उस सामान की वजह से बाकी किसी आर्टिकल्स को नुकसान होता है, जितनी जिम्मेदारी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी. Under Section 61 of Indian Post Office Act, a person can be proceeded against for contravention of Section 19, which prohibits transmission by post of anything injurious. उसके बाद आपने कुछ भी अगर डाक में इंजूरियस या खतरनाक भेजा है तो वहाँ पर क्या होगा, भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 61 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 19 के उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जा सकती है. और यह धारा 19 क्या है, जो किसी भी हानिकारक चीज़ के डाक द्वारा प्रसारण को प्रतिबंधित करती है. यह हो जाएगा सेक्शन नंबर 10 तक. आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे तो सेक्शन नंबर 11 थोड़ा सा ही है. सेक्शन नंबर 11 में आता है इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में, पूछताछ और शिकायतों के बारे में. रूल नंबर 200 है टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स. पूछताछ और शिकायतों के लिए समय सीमा क्या रहती है. कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन द फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ 1 year counting from the day following the date on which article was posted.
आपने किसी भी आर्टिकल के बारे में, चाहे वो पत्र डाक का हो चाहे वो पार्सल डाक का हो, जब उसको फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, अगर आपने उस आर्टिकल के लिए कोई भी शिकायत करनी है या उसके बारे में कोई पूछताछ करनी है, ये चीज़ आपको करने के लिए 1 वर्ष की अवधि दी जाएगी, 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। कौन से 1 वर्ष का समय दिया जाएगा? जिस तारीख को आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं उस तारीख के अगले दिन से, फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड, जिस तारीख को आपने आर्टिकल पोस्ट किया था उसके अगले दिन से गिनते हुए 1 वर्ष की अवधि के भीतर आप किसी भी लेटर मेल या पार्सल मेल आर्टिकल के बारे में कंप्लेंट या इंक्वायरी कर सकते हैं। Complaints concerning money orders must be made within a period 1 year from the date of issue। लेकिन अगर किसी भी मनी ऑर्डर के बारे में कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो वो भी 1 वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 1 वर्ष की अवधि गिनी जाएगी वो डेट ऑफ इशू, मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी। रूल नंबर 201 है इंक्वायरी फीस के बारे में। इंक्वायरी फीस यानी कि आपने किसी भी आर्टिकल के बारे में पूछताछ करनी है तो कैसे उसके ऊपर इंक्वायरी फीस आपसे ली जाएगी। एक्सेप्ट वेयर द फीस फॉर एडवाइस ऑफ डिलीवरी हैज़ बीन पेड फॉर द आर्टिकल कंसर्न्ड। उन मामलों में जहां पे आप एडवाइस ऑफ डिलीवरी या वितरण की सूचना के लिए चार्जेस का भुगतान नहीं करते हैं। अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी या वितरण की सूचना के लिए भुगतान किया है तो आपको इंक्वायरी फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एडवाइस ऑफ डिलीवरी फीस का भुगतान नहीं किया है, ऑल इंक्वायरीज कंसर्निंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल शुड बी अकम्पनीड बाय इंक्वायरी फीस। तो ऐसे आर्टिकल्स के साथ अगर आपको पूछताछ करनी है तो आपको पूछताछ शुल्क का भुगतान करना होगा। The fees is not required to be paid for a registered blind literature package। लेकिन अगर आपने फॉरेन पोस्ट के माध्यम से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजे थे तो उसके बारे में इंक्वायरी करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। The fees is payable in case of VP and COD articles also। VP और COD articles के बारे में पूछताछ करनी है तो वहाँ पे भी इंक्वायरी फीस का भुगतान करना होगा। इन केस ऑफ आउटवर्ड मनी ऑर्डर्स नॉट पेड फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट। अगर आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई मनी ऑर्डर भेजा था और भेजते समय एडवाइस ऑफ पेमेंट के लिए आपने भुगतान नहीं किया था, एन इंक्वायरी फीस इक्वल टू दैट फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट शुड बी पेड। तो उसके लिए भी आपको पूछताछ शुल्क का भुगतान करना होगा। और कितना करना होगा? जितना एडवाइस ऑफ पेमेंट के चार्जेस हैं उतने ही शुल्क का भुगतान इंक्वायरी के लिए करना होगा। इंक्वायरी फीस विल बी रिफंडेड इफ लैप्स ऑन पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। यदि डाकघर की ओर से कोई चूक होती है, आपने पूछताछ की, इंक्वायरी की, फिर बाद में जब इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है गलती तो पोस्ट ऑफिस की थी, वहाँ पे आपकी इंक्वायरी फीस आपको रिफंड की जाएगी। If the inquiry relates to more than one article of same kind posted at the same time and at the same place by same sender and addressed to same person, the inquiry fees is collected for only one article। जहाँ पे इंक्वायरी आप बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में कर रहे हैं, जो एक ही तरह के आर्टिकल थे, सेम समय उनको पोस्ट किया जाता है, एक ही जगह से पोस्ट किया जाता है, पोस्ट करने वाला व्यक्ति एक है, जिसके लिए वो आर्टिकल भेजे गए हैं वो व्यक्ति भी एक है, वहाँ पे आपको इंक्वायरी फीस सिर्फ एक आर्टिकल के लिए देनी होगी। क्योंकि अगर आपने 5 आर्टिकल भेजे थे तो अलग अलग आर्टिकल्स के लिए आपको इंक्वायरी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल के ऊपर लगने वाली इंक्वायरी फीस का भुगतान आपको करना होगा। इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स में भी सबमिटेड ऑन प्लेन पेपर। फिर आप पूछताछ या शिकायत कैसे प्रस्तुत करेंगे? प्लेन पेपर के ऊपर या सादे कागज के ऊपर करेंगे। वेयर दे रिलेट टू अकाउंटेबल आर्टिकल्स, जहां पे आपकी इंक्वायरी या शिकायत किसी भी अकाउंटेबल आर्टिकल के बारे में है, जवाबदेह वस्तु के बारे में है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पार्सल, COD आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर। यानी कि जैसे कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल, पार्सल, COD या मनी ऑर्डर है, ये क्या है? अकाउंटेबल आर्टिकल। तो किसी भी अकाउंटेबल आर्टिकल के बारे में इंक्वायरी या कंप्लेंट आपने करनी है, इंक्वायरी शुड बी अकम्पनीड बाय ओरिजिनल रिसिप्ट इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस। अकाउंटेबल आर्टिकल जब भेजे जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंडर को एक उनके लिए रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है। तो जब भी आप अकाउंटेबल आर्टिकल्स के बारे में पूछताछ या शिकायत करेंगे, आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी गई रिसिप्ट भी
प्रस्तुत करनी होती है। इन द केस ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, अगर आपने पोस्टल ऑर्डर्स के बारे में शिकायत करनी है या इंक्वायरी करनी है, काउंटर फॉइल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड वेयर द परचेजर मेक्स द इंक्वायरी। जहाँ पे परचेजर इंक्वायरी कर रहा है वहाँ पे उसको काउंटर फॉइल, अब ये काउंटर फॉइल क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में या हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के बारे में करते समय किया था, तो वहाँ पे काउंटर फॉइल भी प्रस्तुत करने होते हैं। इंक्वायरी और कंप्लेंट शुड फर्निश ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द आर्टिकल सच एज डेट एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, आवर ऑफ पोस्टिंग आल्सो। इंक्वायरी या कंप्लेंट करते समय आपको सारे विवरण बताने होते हैं आर्टिकल के बारे में, कौन सी डेट को, कौन से ऑफिस से आपने पोस्ट किया, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। और अगर आपने किस कंप्लेंट की है आर्टिकल के डिले के मामले में, आर्टिकल की देरी होने के मामले में, तो वहाँ पे आर्टिकल का रैपर भी आपको प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 खत्म हो जाता है। थोड़ा सा लंबा है, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अच्छे से आप चीज़ों को समझ लीजिए, याद मत कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम करेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सामने ऑप्शन होती है। अगर आपने किसी चीज़ को समझा है, अच्छे से पढ़ा है, याद नहीं भी किया है, तब भी जब आपके सामने ऑप्शन होती हैं तो आप आंसर आराम से बता पाते हैं। तो इनको याद करने की कोशिश आप करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपने ज़्यादा समय नहीं लगाना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ऑप्शंस फिर आपके सामने होंगे, आप आराम से आंसर बता पाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।